नमस्कार बच्चों, चलिए देखिए आज हम लेकर आ गए हैं नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें से ओबीजी की थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रखे गए हैं। इसमें से आज का हमारा सेशन है यूनिट 7 हाई रिस्क प्रेगनेंसी असेसमेंट एंड मैनेजमेंट। हाई रिस्क प्रेगनेंसी, क्या रिस्क देखने को मिलता है प्रेगनेंसी के टाइम पर और उसका क्या असेसमेंट हमको करना है, फिर असेसमेंट करने के बाद अगर जो भी रिजल्ट फाइंड आउट होता है उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है। यूनिट 7 स्टार्ट हो रहा है। सभी को मैंने बताया था कि ओबीजी का थ्योरी क्वेश्चन अभी चल रहा है और जितने भी बच्चे इसको वॉच कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए और जो भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप उसको कमेंट्स करके हमको ज़रूर बताइए ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उसको मॉडिफाई करके और अच्छे से बता सकें। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा हम रुक के भी क्लास लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बोलना है कि फास्ट पढ़ाते हैं। तो देखिए, फास्ट पढ़ाने का मतलब ये कितना सारा सिलेबस है और अभी आपको नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी अगर करना है तो थोड़ा फास्ट आपको चलना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत स्लो चलेंगे तो फिर देखिए सारे कोर्स को आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। FHR फीटल हार्ट रेट सबसे पहले बताया गया है कि क्या होता है। व्हाट इज़ द बेस लाइन? FHR, इसको हम बोलते हैं फीटल हार्ट रेट। इट मीन द लेवल ऑफ फीटल हार्ट रेट बिटवीन पीक एंड डिप्रेशन बीट पर मिनट। देखिए फीटल का हार्ट रेट कितना होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो 140 से लेकर 160 बीट्स पर मिनट होता है फीटल का हार्ट रेट। अगर इससे कम हो जाता है तो फीटल डिस्ट्रेस में जाता है और इसमें डिप्रेशन वाली प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे के अंदर। तो एक बेस लाइन डाटा मतलब होता है फीटल हार्ट रेट पीक एंड डिप्रेशन बीट पर मिनट के बीच में पीक लेवल हो या बच्चे का ऐसी कंडीशन हो कि जिससे बिलो जाने पर उसका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, डिप्रेशन वाली कंडीशन बन सकती है। तो वो होता है बेस लाइन, FHR बोलते हैं उसको हम। समझ में आया क्या? बेस लाइन, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाई बेस लाइन वेरिएबिलिटी। क्या बेस लाइन वेरिएबिलिटी होता है? इसका मतलब होता है बेस लाइन वेरिएबिलिटी मतलब फीटल हार्ट रेट एक्सक्लूडिंग एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन। ए बेस लाइन विजिबिलिटी 5 to 25 बीट्स पर मिनट इन ए साइन फीटल वेलबींग। मतलब बच्चे का ऐसा बेसलाइन, ऐसा वेरिएबिलिटी कि ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो, ठीक है। फीटल हार्ट रेट ऐसा रहे, इस एक्सक्लूडिंग किसके बीच का ड्यूरेशन होगा, एक्सलेशन एंड डिक्लेरेशन, ना तो ज़्यादा होने पाए ना ही डिक्लाइन लेवल में आने पाए, कम लेवल में आने पाए। एक वेरिएबल बना हो 5 to 25 बीट्स पर मिनट इन साइन ऑफ फीटल वेलबींग। इससे बच्चा क्या होता है, अच्छा रहेगा, वेल रहेगा। वो जो कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं बेस लाइन वेरिएबिलिटी। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। व्हाट डू यू मीन बाय डिक्लेरेशन? डिक्लेरेशन क्या होता है? डिस्कस द टाइप ऑफ डिसलेशन। डिसलेशन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा है एसिलरेशन और डिसलेशन। तो डिसलेशन मतलब क्या होता है सबसे पहले देखेंगे। तो डिजीज फीटल हार्ट रेट जब बिलो होता है तो उसको हम बोलते हैं कितना बेस लाइन, 15 बीट्स पर मिनट से या उससे ज़्यादा। 15 से 15 टू 25 के बीच में बताया गया है कि जब बीच का जो रेंज होता है वो नॉर्मल बोला गया है यहाँ पे। लेकिन जब 15 से लेकर, ठीक है, 15 बीट्स पर मिनट से बिलो अगर जा रहा है उसका हार्ट रेट तो वो किस में जाता है, डिसलेशन। टाइप्स बताया गया है डिसलेशन के, 3 टाइप्स के। अर्ली डिसलेशन, लेट वेरिएबल डिसलेशन। अर्ली डिसलेशन मतलब होता है फीटल हार्ट रेट स्लो डाउन बिगनिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो जल्दी ही फीटल हार्ट रेट क्या होता है, डिक्लेयर होता है। उसके बाद फीटल हेड कंप्रेशन, फीटल हार्ट रेट दोबारा से रिटर्न होकर नॉर्मल कंडीशन पे आ जाता है जैसे ही ओवर द कॉन्ट्रैक्शन आता है। लेट डिक्लेरेशन मतलब होता है जिसमें फीटल रेट क्या होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्शन जल्दी जल्दी आते हैं, कॉन्ट्रैक्शन अगर जल्दी जल्दी आ रहे हैं तो फीटल हार्ट रेट रिटर्न टू द नॉर्मल विद इन वेरिएबल आफ्टर द कॉन्ट्रैक्शन इज ओवर बट बिफोर द नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्शन सडेस्टिव यूट्रो प्लेसेंटल इंसफिशियंटी फीटल हाइपोक्सिया। मतलब लेट डिक्लेरेशन मतलब होता है कि जल्दी से दोबारा से नॉर्मल कंडीशन पे नहीं आता है, बहुत देर में क्या होता है, डिक्लेरेशन होता है उसमें। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वैसे ही फीटल हार्ट रेट क्या होता है, रिटर्न टू नॉर्मल। नॉर्मल कंडीशन में एक वेरिएबल पीरियड के बाद, एक कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद क्या होता है, फिर दोबारा से जो नॉर्मल कंडीशन होती है बच्चे की हार्ट रेट की, तो बहुत लेट कंडीशन बनती है, उसको हम बोलते हैं लेट डिस्लेशन। एक बार डाउन होने के बाद बहुत देर से क्या होता है, फीटल हार्ट रेट नॉर्मल कंडीशन पे आ पाता है। थर्ड पॉइंट हमारा वेरिएबल डिस्लेशन। फीटल हार्ट रेट, आप ध्यान दीजिएगा पॉइंट को, फीटल हार्ट रेट स्लो डाउन इन द बिटवीन बट नॉट रिलेशन टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन is due to cord compression and disappear when pressure from cord is released by the changing the position of patient। वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल में बना रहेगा, एक नॉर्मल फ्लो रेट में रहेगा, बट फीटल हार्ट रेट तो स्लो तो रहेगा
लेकिन नॉट रिलेशन इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इसका कोई रिलेशन नहीं होगा। आपने देखा अर्ली डिस्लेशन और लेट डिस्लेशन का जो रिलेशन था वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से था, लेकिन वेरिएबल डिस्लेशन का कोई रिलेशन आपका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से नहीं था। कॉर्ड कॉम्प्रेक्शन एंड डिसअपियर व्हेन प्रेशर फ्रॉम द कॉर्ड रिलीज चेंजिंग द पोजीशन ऑफ पेशेंट, पेशेंट की पोजीशन पर डिपेंड करता था कॉर्ड कंप्रेशन एंड डिसअपियर। कोई भी प्रेशर अगर पड़ता है बॉडी का तो उस कंडीशन पर फीटल हार्ट रेट का डिपेंड करता है स्लो होना, लेकिन कोई यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से वेरिएबल डिस्लेशन का मतलब नहीं था। समझ में आ गया होगा कितने टाइप के फीटल हार्ट रेट क्या होता है, बेस लाइन फीटल हार्ट रेट क्या होता है, डिस्लेशन क्या होता है, एसिलेशन क्या होता है और बेस लाइन वेरिएबल क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बेस लाइन फीटल हार्ट रेट वो होता है जो कि क्या होता है, नॉर्मल जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, सॉरी नॉर्मल जो हार्ट रेट होता है बच्चे का उससे ना होकर उसके बीच में होना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही बच्चा अगर कम होता है या उससे ज़्यादा होता है तो बच्चा फिर डिप्रेशन पे जाता है, उसको हम बोलते हैं बेस लाइन, ठीक है। समझ में आया। और वेरिएबल क्या होता है, एक नॉर्मल वे में बना होता है, ठीक है। 5 to 25 के बीच में अगर बच्चे का अगर हार्ट रेट पर मिनट बना हुआ है तो मतलब बच्चा किसमें है, आपका वेरिएबल फीटल हार्ट रेट कहलाएगा, वेरिएबल बेसलाइन हार्ट रेट कहलाता है बच्चे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर चेक द कार्डियोटोमोग्राफी, कार्डियोटोमोग्राफी का इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या होता है चेक करेंगे हम इसमें। तो इंपॉर्टेंट फीचर्स टू नोट वाइल डूइंग कार्डियोटोमोग्राफी क्या है। कार्डियोटोमोग्राफी फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे एसिलेशन एंड नॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी, एसिलेशन एंड नॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी फर्स्ट हम टोमोग्राफी कार्डियोटोमोग्राफी देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना कार्डियक का, बच्चे का कार्डियक कंडीशन या हार्ट की जो कंडीशन होती है नॉर्मल ग्राफिकल वे में उसका रिप्रेजेंटेशन देखना कि बच्चे का जो हार्ट रेट है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज है कि डिक्रीज है, उस कंडीशन को देखना क्या कहलाता है, आपका कार्डियोटोमोग्राफी कहलाता है। अब क्या क्या फीचर्स होते हैं इंपॉर्टेंट, तो एसिलेशन नॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी देखा जाता है। नॉर्मल बेसलाइन वेरिएबिलिटी इंडिकेट हेल्दी फीचर्स है कि नहीं, ठीक है। अब अब्सेंस एसिलेशन देखना है कि हाइपोक्सिया की कंडीशन तो नहीं बन रही है। अब्सेंस एसिलेशन अब्सेंस वेरिएबिलिटी कितना है, लेस देन 5 बीट्स पर मिनट या मोर देन 19 पर मिनट, तो कैसा बच्चा हाइपोक्सिया कंडीशन में जा सकता है। डिक्रीज बेसलाइन वेरिएबिलिटी में हाइपोक्सिया, फीटल स्लीप इन्फेक्शन या मैटरनल मेडिकेशन की वजह से डिक्रीज बेसलाइन वेरिएबिलिटी क्रिएट हो सकता है बच्चे के अंदर। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड इन द ऑब्स्टेटिव। क्या फ्रीक्वेंसी रेंज होता है ऑब्स्टेटिकल अल्ट्रासाउंड में, तो एब्डोमिनल ट्रांसड्यूसर 3 to 5 मेगाहर्ट्ज होता है, वेजाइनल ट्रांसड्यूसर होता है 5 to 7। आपको ध्यान रखना है कि सोनोग्राफी में जो फ्रीक्वेंसी रेंज होती है, और फ्रीक्वेंसी किस क्यों देखते हैं, ताकि जो डिलीवरी की जो कंडीशन है या बेबी और बेबी के हेल्थ का और मदर्स के यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की जो कंडीशन है उसको जानने के लिए हम क्या देखते हैं, फ्रीक्वेंसी देखी जाती है। तो अल्ट्रासाउंड हम ऑब्स्टेटिकल कंडीशन को देखने के लिए करते हैं। तो एब्डोमिनल ट्रांसड्यूसर बताया गया है 3 to 5 मेगाहर्ट्ज रहेगा, वेजाइनल ट्रांसड्यूसर कितना रहेगा 5 to 7 हर्ट्ज रहेगा। आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। देन इसके बाद हम देखेंगे आपका व्हाट इज द वैस। वैस क्या होता है, विब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन बोला जाता है, और इसका पर्पस किसके लिए यूज़ किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वैस का फुल फॉर्म होता है विब्रो एकॉस्टिक स्टिमुलेशन। इट इज़ यूज टू चेंज फीटल स्लीप स्टेट फ्रॉम क्वाइट टू एक्टिव स्लीप इन नॉन स्ट्रेस टेस्ट। इस विब्रो एकॉस्टिक टेस्ट वो होता है, आपको वाइब्रेशन से पता होना चाहिए कि बच्चे का जो विब्रो एकॉस्टिक मतलब होता है सुनना, ठीक है। तो यूज टू इसका यूज जो करते हैं बच्चे का फीटल स्लीप स्टेट को चेंज करने के लिए, क्वाइटली मतलब शांत रूप से, एक्टिव स्लीप इन नॉन स्ट्रेस, किसी प्रकार का स्ट्रेस टेस्ट नहीं है ये। इसमें बच्चा क्या होता है स्लीप की कंडीशन पे रहेगा, उस बच्चे का स्लीप कंडीशन हमको चेंज करना है, क्योंकि हो सकता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने पे बच्चा डिस्ट्रेस की कंडीशन पे जा सकता है। तो बच्चे का हमको क्या करना है, अगर बच्चा नॉर्मल वे में अगर मूव करता है तो इजीली क्या होगा, डिलीवर्ड होगा, क्योंकि उसके सिफेलिक अगर प्रेजेंटेशन अगर आ रहा है यूट्रस के अंदर या सर्विक्स में इंगेज हो रहा है बच्चा, तो इससे डिलीवरी होने में जल्दी इजीली होगा और बच्चा स्ट्रेस की कंडीशन पे नहीं जाएगा, या बच्चे को डिस्ट्रेस नहीं, ऑक्सीजन की कमी बच्चे को फिर नहीं होगी वहाँ पे। समझ में आ गया होगा कि वैस क्या होता है। आज हमने छोटे छोटे क्वेश्चन रखे, बहुत बड़े और लेंदी क्वेश्चन नहीं रखा है आज की क्लास में। व्हाट इज द पर्पज ऑफ परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग। परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैम्पलिंग का मतलब क्या होता है, इस मेथड में हम क्या करते हैं कि फीटल का जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उस अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड सैंपल हम लेते हैं,
नियर प्लेसेंटा साइट इंसर्शन यूजिंग अल्ट्रासाउंड गाइडेंस 22 गॉज निडिल। 22 गॉज की जो निडिल होती है अल्ट्रासाउंड मतलब यूजीसी से मतलब अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी से आप समझिए। तो यूएसजी से क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंडग्राफी से हम क्या करेंगे कि निडिल के माध्यम से 22 गॉज निडिल के माध्यम से अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड सैंपल हम लेते हैं। किसका? फीटल का। ठीक है, फीटल अम्बिलिकल कॉर्ड का ब्लड सैंपल हमको लेना होता है और वहाँ से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है या कोई हीमोलाइटिक डिसीज तो नहीं है, बच्चे को किसी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन तो नहीं है, ठीक है, बेबी ट्विंस तो नहीं है, या हीमोग्लोबिनोपैथी तो नहीं है, ठीक है, बच्चे में कोई सस्पेक्टेड इन्फेक्शन तो नहीं है, कॉन्जेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो कोई नहीं देखने को मिल रही है वहाँ पे। तो कोई भी डिजीज कंडीशन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, फिर परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग लेकर, इसको हम बोलते हैं परक्यूटेनियस, मतलब स्किन को पंक्चर करके सोनोग्राफी के माध्यम से हम क्या करते हैं, प्लेसेंटल साइट में उसको इंसर्ट करते हैं और 22 गॉज निडिल के माध्यम से ब्लड का सैंपल लेके हम क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। और देखिए पर्पज आगे दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट आप रीड कर लीजिएगा कि यहाँ पे पर्पज बताए गए हैं इसका, कि क्यों करते हैं परक्यूटेनियस सोनोग्राफी, ऐसा क्यों किया जाता है, तो इसके बारे में दिया हुआ है। चलिए, डिस्कस द लेवल ऑफ केयर इन प्रेगनेंसी। हम डिस्कस करेंगे किस तरह से प्रेगनेंसी के टाइम पे केयर करना होता है। तो सबसे पहले बताया गया है कि 3 लेवल, ईच लेवल सपोर्टेड हाइजीन मेंटेन रिफर टू प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल में हम क्या करते हैं, प्रेगनेंसी का हम केयर प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला बताया गया है प्राइमरी हेल्थ केयर क्या प्रोवाइड करना होता है। तो प्राइमरी हेल्थ केयर में सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिकल केयर प्रोवाइड करना होता है। विलेज लेवल की जो वुमेन्स होती हैं, लो रिस्क केसेस होता है, क्यों? क्योंकि ऑब्स्टेट्रिकल केयर प्रोवाइड डोर स्टेप ऑफ एवरी प्रेग्नेंट वुमेन बाय द फील्ड विजिट, जैसे कि टीबीए, एएनएम, पीएससी, यह सब क्या करती हैं, विजिट करती रहती हैं गाँवों में। फर्स्ट रेफरल लेवल हॉस्पिटल में रेफर करेंगी। मैटरनिटी विलेज में भी ऑर्गेनाइज गवर्नमेंट व्हीकल, मतलब जो भी सुविधाएं होती हैं वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। तो इस सिद्धांत में आपको प्राइमरी हेल्थ केयर ऑब्स्टेट्रिकल मदर्स को क्या करना है, प्रोवाइड करना है। समझ में आया? इसके बाद मिनिमल केयर एट फर्स्ट रेफरल सेंटर पीएससी लेवल। मिनिमम केयर क्या देना चाहिए फर्स्ट रेफरल कंडीशन जो बनती है पीएससी लेवल में। तो सभी प्रेग्नेंट वुमेन को पीएससी लेवल में रजिस्टर्ड और फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी में क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। और देयर रेगुलर एंटीनेटल क्लिनिक के लिए उनको वीक में पीएससी में फिक्स्ड डे में क्या करना है, बुलाना चाहिए। हाई रिस्क जो पेशेंट होती हैं, विजिटिंग पीएससी रेफर्ड एमपीडब्ल्यू और टीबीए, एमपीडब्ल्यू वर्कर और टीबीए, टोटल आपका जो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंस होती है, लोकल दाइज होती है, वहाँ पे क्या करना है, उनको भेजना है। क्योंकि ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट क्या होती है, जो 10th एजुकेशन उनका रहता है 10th क्लास का, और ट्रेंड पर्सन्स होती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो उनको विजिट करने के लिए बोलना है ऐसी वुमेन्स का जो प्रेग्नेंट है, ठीक है। और फैसिलिटी रिकॉर्ड पार्टुलेशन एंड पोस्ट डिलीवरी पीरियड, फैसिलिटी रिक्वायर्ड करना है। क्लीन वेल वेंटिलेटेड, ये क्या होता है, क्लीन पार्टुलेशन मतलब होता है क्लीन वेल वेंटिलेटेड लाइटेड लेबर रूम, रनिंग वाटर फैसिलिटीज, लेबर कॉट होना चाहिए, सक्शन ऑपरेटर्स होना, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो टोटल रिक्वायरमेंट वहाँ पे होना चाहिए जिस एरिया में डिलीवरी कंडक्ट कराना होता है, ठीक है। पोस्ट डिलीवरी पीरियड, जिस टाइम पे आप डिलीवरी करवाते हो, कंडक्ट करवाते हो, इपिजोटोमी ट्रे, स्यूचरिंग मटेरियल, लेबर ट्रे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। आउटलेट फॉरसेप, ये इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रिपेयर होना चाहिए। ऑक्सीटोसिक ड्रम होना चाहिए, एंड सक्शन ऑपरेटर्स, एमटीपी एंड इवैक्यूएशन केस इनकम्प्लीट अबॉर्शन कंडीशन बन सकती है, रेडिएंट वार्मर होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्रैडल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होना चाहिए। पोस्ट नेटल पीरियड का बताया गया है वहाँ पे कि जब बच्चे को जन्म दे देती है मदर, वहाँ पे क्या करना है हमको, तो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इंक्रेज करना है मदर को, ठीक है। ये सारे फर्स्ट हेल्थ केयर आपका प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आएगा, ध्यान रखिएगा। देन इसके बाद पोस्ट नेटल वेल बेबी क्लिनिक के लिए बोलना है, इम्यूनाइजेशन के लिए उसको बोलना है। और सेकेंडरी हेल्थ केयर में कोई भी अगर प्रॉब्लम वहाँ पे होती है, इसेंशियल कोई भी केयर प्रोवाइड करने की अगर नीड होता है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में उसको रेफर करना है, या तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फिर मदर को भेजना है। एंटीनेटल केयर के लिए बोलना है, ठीक है। रेगुलर एंटीनेटल क्लिनिक चेकअप के लिए उसको बोलना है। सेकेंडरी में ब्लड शुगर, यूरिन एग्जामिनेशन, इंटरनेटल केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर, मतलब चारों चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। तो वो तो आपका पीएससी में हो गया विलेज लेवल में। सेकेंडरी लेवल जो हो गया हॉस्पिटल, या आप जब किसी एक वेल्थ संस्था में, किसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में जब आप डिलीवरी कंडक्ट करवाते हो, केयर करते हो, उसको हम सेकेंडरी हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। और टर्सरी में बोला गया है कि लेवल ऑफ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, या किसी भी एक स्पेसिफिक हॉस्पिटल जो होता है, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, इन एरियाज़ में जब आप डिलीवरी कंडक्ट कराते हो, तो वहाँ पे तो सारे देखिए जितने भी मटेरियल हैं वो अवेलेबल होते हैं, लेकिन वेल एक्यूपाइड होना चाहिए, लेबर रूम
ऑपरेशन थिएटर, सारी फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है। तो कैसे फॉस्टर डिलीवरी करवाना, सिजेरियन सेक्शन, एमटीपी, ट्यूब्यूल स्टेलाइजेशन, गायनेकोलॉजिकल ऑपरेशन, बॉयल ऑपरेटर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। तो टर्सरी लेवल क्या होता है आपको ध्यान रखना है, प्राइमरी में पीएससी या विलेज लेवल के लोग आते हैं, और सेकेंडरी में आपके डिस्ट्रिक्ट या किसी पर्टिकुलर एक हॉस्पिटल आता है जिसमें से कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है आपका, और टर्सरी लेवल में आपका मेडिकल कॉलेज आ गया, ठीक है। एक स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल होता है आपका, जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो गया, वो आपका टर्सरी लेवल ऑफ हेल्थ केयर में आता है। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। इमेसिस का वर्ड अगर कहीं भी आता है तो आपको ध्यान रखना है, इमेसिस जैसे एंटी इमेटिक ड्रग हो गई, तो इमेसिस वर्ड को आपको समझना है, ठीक है। किसको समझना है, इस वर्ड को आप पकड़िए। हाइपर इमेसिस ये होता है रिलेटेड टू वॉमिटिंग, किससे रिलेटेड, रिलेटेड टू वॉमिटिंग। Hyperemesis defined is the persistent vomiting that lead to weight loss greater than 5% of pre-pregnancy weight and also associated with the electrolyte disturbance and ketonuria. हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम वो कंडीशन होती है जिसमें से जो वुमेन्स होती है, जो ग्रेविडा मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है। ग्रेविडा वर्ड अगर आए, जी ग्रेविडा, ग्रेविडा वर्ड अगर आता है मतलब रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, तो इट इज डिफाइंड परसिस्टेंट वोमिटिंग लीड टू वेट लॉस ग्रेटर 5% ऑफ प्री प्रेगनेंसी वेट एंड आल्सो एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस एंड कीटोनूरिया। आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कीटोनूरिया के मतलब क्यों बताया गया है कि यूरिन के माध्यम से जो कीटोन बॉडीज होते हैं वो क्या होते हैं, आपका डिस्टर्ब हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, प्रोटीन आपका डिस्ट्रॉय होने लगता है। ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से क्या होगा, कीटोन जो यूरिया में है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा, तो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम बन सकती है मदर में। और बताया जा रहा है कि जब कोई किसी भी मदर्स को जब प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, उसका वेट इतना लॉस हो जाता है कि जब वो प्रेगनेंसी के पहले उसका जितना वेट था उसमें 5% वेट और कम हो जाए, उसको हम बोलते हैं हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम। ऐसी कंडीशन अगर क्रिएट होती है तो मतलब मदर्स को क्या है, बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने के चांसेस रहते हैं, लगातार उसको वॉमिटिंग होते हैं, जिससे वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। चलिए ठीक है, आज की क्लास इतना ही। और इस क्लास में जो बीच में बनने वाले क्वेश्चन उसको ज़रूर आप देखिए, वॉच करिए। इससे बीच में बनने वाले जो क्वेश्चन अलग होते हैं आप उसको देखिए, ध्यान दीजिए, और उनमें से क्वेश्चन को आप कमेंट्स करिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम कल फिर से लेके आएंगे। धन्यवाद। और कल की क्लास में जिन बच्चों को अभी वॉच करना है, देखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, लाइक करिए, और उन बच्चों तक पहुंचाइए जो बच्चे अभी वीक है। किसी प्रकार का कोई फंड नहीं है, किसी प्रकार का कोई मनी चार्ज नहीं है, आप फ्री क्लासेस को वॉच कर सकते हो। धन्यवाद।